हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन बीए पार्ट सेकेंड ईयर में रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेके आए हैं। इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था कि क्लासिकल सिद्धांत क्या है। क्लासिकल सिद्धांत के दो आधारभूत स्तंभ से का बाजार नियम तथा मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के बारे में पढ़ा था तथा उसका अपन ने गणितीय स्वरूप देखा था। आज अपन क्लासिकल सिद्धांत का रेखा चित्र वर्णन के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ में अपन इससे निकलने वाले निष्कर्ष और जो इस सिद्धांत की आलोचनाएं या कमियां हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। रेखा चित्र प्रेजेंटेशन अपन देखेंगे यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो अपन देखते हैं कि इसको अपन टोटल 5 इसको संपूर्ण रूप से अपन 5 डायग्राम में बता सकते हैं, जिसके अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र का मतलब है जहाँ निवेश और बचत है, उसको एक अलग डायग्राम के रूप में बताया गया है, क्योंकि वो उसको इससे चारों डायग्राम से एक अलग कर दिया गया है। यानी वास्तविक क्षेत्र और मौद्रिक क्षेत्र को अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पे अपन देखें तो अपन ने इस सिद्धांत में अपन देखा कि उत्पादन है वो रोजगार पर निर्भर करता है। जितने ज़्यादा व्यक्ति रोजगार काम करेंगे, रोजगार मिलेगा, उतना ही ज़्यादा उत्पादन होगा। और रोजगार का स्तर वहाँ पे निर्धारण होता है जहाँ रोजगार की मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है। यानी रोजगार श्रम को मिलता है तो श्रम की जहाँ मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है, उतने ही व्यक्ति और श्रम की मांग है वो वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है। यानी श्रम की मांग जो वास्तविक मजदूरी कम होने पर मांग ज़्यादा होगी और वास्तविक मजदूरी बढ़ने पर मांग कम होगी। और श्रम की पूर्ति है वो भी वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है। जब वास्तविक मजदूरी कम होती है तो श्रम की पूर्ति कम होती है, और जब वास्तविक मजदूरी ज़्यादा होती है श्रम की पूर्ति ज़्यादा होती है। यानी लेबर ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा लोग इच्छुक होते हैं जब ज़्यादा होती है मजदूरी, वास्तविक मजदूरी, और जब कम होती है तो कम होती है। और मुद्रा को पूर्ति है वो बाह्य रूप से दी हुई मानी गई है, और मुद्रा की मांग है वो मुद्रा की पूर्ति के ऊपर निर्भर करती है। और जो मुद्रा के परिणाम सिद्धांत के अनुसार अगर देखें तो MV जो मुद्रा की पूर्ति को बता रहा है इक्वल टू PT का मतलब कीमत और इंटू टी का मतलब वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, उनके गुणा के बराबर मुद्रा की मांग होती है। यानी P/T के बराबर मुद्रा की मांग होती है। तो अगर इसको अपन डायग्राम से यहाँ पे देखें तो मुद्रा की मांग है, और इसको अपन 4 डायग्राम अभी बताएं अपन, तो अपन इस तरह बता सकते हैं। यहाँ अपन श्रम की मांग लिए कि ये जब, क्योंकि इधर अपन W/P को लिया है, इसका मतलब है कि जब वास्तविक मजदूरी W/P का मतलब वास्तविक मजदूरी जब वो बढ़ेगी तो श्रमिकों की मांग है वो कम होगी, और जब मजदूरी वास्तविक मजदूरी घटेगी तो मांग ज़्यादा होगी। इसलिए ये मांग वो करे वो ऋणात्मक ढाल का है, और अगर पूर्ति वो करे वो धनात्मक ढाल का होगा, और वो इस तरह होगा। जहाँ ये दोनों आपस में बराबर होंगे वहाँ अर्थव्यवस्था के रोजगार में संतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी, और उसके द्वारा वो वास्तविक मजदूरी है उसका निर्धारण होगा। और जैसे मान लो यहाँ पे N1 व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है, X एक्सेस पर अपने इसमें रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या को लिया या रोजगार को लिया, और Y एक्सेस पर अपने वास्तविक मजदूरी लिए। अब ऊपर अपन इसको एक डायग्राम दे देते हैं और ऊपर वाले को अपन B देते हैं, तो ऊपर वाला डायग्राम इस तरह बनेगा जो बता रहा है कि X एक्सेस पे इसमें रोजगार संख्या जो बता रहा है कि रोजगार संख्या बढ़ने पर उत्पादन बढ़ता हुआ लेकिन घटती दर से बढ़ता है, क्योंकि सीमांत उत्पादकता घटती हुई होती है। इसके कारण जैसे यहाँ से होने पर ये इतने व्यक्तियों को रोजगार मिल गए N1 को, तो उत्पादन हो गया माना कि Y1। इधर Y एक्सेस पर अपन ने उत्पादन को लिया है, और यहाँ पे थर्ड जो C है इसमें MV लिया है। MV वक्र, MV का मतलब है मुद्रा की पूर्ति, और मुद्रा की पूर्ति दी हुई है, इसलिए जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होगा तो कीमतें कम होगी, और कम उत्पादन होगा कीमतें ज़्यादा होगी, तो आपस में बराबर रहेगा। और इस प्रकार ये बराबर होके यहाँ पे
Y1 उत्पादन की स्थिति में कीमत होगी P1। और यहाँ पे जो अपन फोर्थ डायग्राम लिया है ये अपन ने वास्तविक मजदूरी वक्र को बता रहा W/P को। इधर अपन ने मौद्रिक मजदूरी को लिया Y एक्सेस पर और X एक्सेस पर अपन ने कीमत को लिया है। जो यहाँ पे ये जहाँ पे टेंजेंट करेंगी वहाँ पे जो ये वास्तविक मौद्रिक मजदूरी W1 कीमत P1 होगी, तो ये W/P1 वास्तविक होगी। ये अपन एक डायग्राम रूप देख रहे हैं और ये आप वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा कि ये डायग्राम चारों कि यहाँ पे कि N1 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो W1/1P है स्थिति। N1 रोजगार से Y1 उत्पादन होता है, Y1 उत्पादन की स्थिति में कीमत होगी वो P1 होगी और P1 कीमत की स्थिति में वास्तविक मजदूरी होगी वो W1 होगी। या W/P वक्र है ये बता रहा है कि इस पर प्रत्येक बिंदु पर वास्तविक मजदूरी स्थिर रहती है। ये वक्र ऊपर की तरफ चला गया तो वास्तविक की तरफ आ गया तो वास्तविक मजदूरी घट जाएगी। अब अपन देखें तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ये चारों क्षेत्र हैं वो संतुलन की स्थिति में ये स्थिति होगी और वास्तविक क्षेत्र को एक अलग ही लिया है, यानी जो और बचत को एक अलग क्षेत्र के रूप में लिया है और इन दोनों का बराबर वहाँ पे होगा जहाँ पे ब्याज की दर के सहायता से इनमें आपस में संतुलन होगा। अगर ब्याज ज़्यादा है तो बचत ज़्यादा करेंगे लोग, लेकिन निवेश कम करेंगे तो ब्याज की दर घटेगी, ब्याज दर घटेगी तो बचत कम होने लगेगी, निवेश बढ़ जाएगा तो वापस संतुलन में आ जाएगा। इसी प्रकार विपरीत स्थिति में जैसे ब्याज दर बहुत ज़्यादा कम है तो लोग बचत कम करेंगे, लेकिन कम ब्याज दर पर निवेश के लिए मांग ज़्यादा होगी, लेकिन बचत कम होने के कारण ब्याज दर में वृद्धि होगी तो बचत भी बढ़ेगी और ब्याज दर में वृद्धि होने के कारण निवेश में भी कमी होगी, वापस संतुलन की स्थिति में आ जाएगा। इस प्रकार इसमें S=I होगा। ठीक है। और आज जैसे यहाँ पे अपन ने बताया कि R1 की स्थिति में ये दोनों संतुलन की स्थिति में है। ये अपन इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अपन ने देखा है रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के ओर। अब परंपरावादी सिद्धांत के निष्कर्ष क्या निकले, जो अभी अपन ने जितना अध्ययन किया है उसकी सहायता से अपन जो देखा है कि क्या निष्कर्ष निकल के आते हैं। इसकी सहायता से सबसे मुख्य निष्कर्ष एक यह है कि अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। पूर्ण रोजगार का मतलब होता है जो काम करने के इच्छुक, जो अर्थव्यवस्था में प्रचलित मजदूरी है उस पर जो काम करने के इच्छुक मिल जाता है, यानी स्वैच्छिक बेरोजगार को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अनैच्छिक बेरोजगारी शामिल किया जाता है, ऐच्छिक बेरोजगारी शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो काम करना नहीं चाह रहे हैं वर्तमान मजदूरी पर तो उनको बेरोजगार नहीं कहते हैं। तो उन्होंने क्लासिकल अर्थशास्त्री ने यह कहा कि भाई अर्थव्यवस्था में हमेशा मतलब एक पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है। दूसरा है कि पूर्ण रोजगार का अर्थ है कि अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति है, यानी अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। तीसरा उन्होंने कहा कि संतुलन है वो केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में हो सकता है, अपूर्ण रोजगार की स्थिति में संतुलन नहीं हो सकता। एक अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही संतुलन हो सकता है। चौथा उन्होंने कहा कि नगद मजदूरी में कटौती करके वास्तविक मजदूरी दर में कमी की जा सकती है, यानी W1 अपन W को घटा देंगे, यानी वास्तविक मजदूरी घटा देंगे, नगद मजदूरी घटा देंगे और कीमतें वही रहती है तो क्या होगा W/P, तो कीमतें वही, नीचे वाला हर वही और अंश में कमी हो जाती है तो वो वैल्यू घट जाती है, तो उसमें घटा के अपन रोजगार को बढ़ा सकते हैं। और पूर्ण रोजगार अगर मान लो कम की स्थिति है तो वास्तविक मजदूरी दर घटाओ तो मांग बढ़ेगी तो सबको रोजगार मिल जाएगा। पांचवा ये सिद्धांत से के बाजार नियम पर आधारित है और उसके अनुसार है कि अति उत्पादन और सामान्य बेरोजगारी समस्या दीर्घकाल में नहीं पाई जाती। वो ये कहते थे कि अति उत्पादन होता ही नहीं है, आप तो कितना भी उत्पादन करो उसकी मांग अपने आप निर्मित हो जाएगी और उत्पादन बिक जाएगा। हाँ, अल्पकाल में हो सकता है कि भाई ये साधन परिस्थितियों में आंशिक बेरोजगारी पाई जाए। छठा उन्होंने कहा कि बचत और निवेश में समानता है वो ब्याज की दर की सहायता द्वारा लाई जाती है। और सातवां कहा कि लोग अपनी सारी आय को उपभोग तथा निवेश पर खर्च करते हैं। तो ये अपन ने देखा कि इस प्रकार इन्होंने ये बातें कही और उस समय सभी जो 1929 की महामंदी से पहले सभी इनकी बातों में विश्वास करते थे और ऐसा ही मानते थे।
लेकिन 1929 की महामंदी जो 1929 से 1933 तक आई विश्व में, उस महामंदी के में ये सिद्धांत पूरी तरह ध्वस्त हो गया और यहाँ से ही उद्भव हुआ J.M. केन्स, जिन्होंने बताया कि नहीं, अर्थव्यवस्था में उन्होंने इन सिद्धांत की आलोचना की और अपनी जो बातें वो रखी और इसको कैसे निकला जा सकता, सरकारी से वो होना चाहिए, उन्होंने सब बातें बताई अपनी, और उसी के कारण समष्टि अर्थशास्त्र हुआ। अभी अपन धीरे धीरे केन्स के बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन पढ़ते हैं कि केन्स तथा दूसरे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्लासिकल जो सिद्धांत है और उनकी नीतियाँ हैं उनकी किस प्रकार आलोचनाएं की है, उनके क्या उसके आरोप प्रत्यारोप किए हैं, उनके बारे में आलोचनाएं की गई है या क्या क्रिटिसिज्म किया गया है। सबसे पहली बात करते हैं अपन कि उन्होंने कहा कि नगद मजदूरी में कटौती की। जैसे अभी अपन निष्कर्ष रूप देखेंगे, नगद मजदूरी में कटौती करेंगे, अगर कीमत स्तर वही रहेगा तो अपन देखेंगे कि W/P कम हो जाएगी। W/P कम होने से लोग ज़्यादा, मतलब W/P कम होने का मतलब वास्तविक मजदूरी कम हो जाएगी, वास्तविक मजदूरी कम होने से ज़्यादा मांग होगी और सबको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन केन्स ने इस बात की आलोचना की और कहा कि रोजगार का स्तर और W/P श्रम के मांग और पूर्ति फलनों का आपस में काटने से निर्धारित होता है। इस संबंध में उसने पहला तो उन्होंने कहा जो श्रम का पूर्ति वक्र है ना, ये W/P का फलन नहीं है, ये W/P का नहीं होकर उन्होंने कहा कि ये तो वास्तविक मजदूरी का फलन है। यानी बाजार में अपन नगद मजदूरी में कटौती नहीं कर सकते हैं, अगर अपन उसमें कटौती करेंगे तो मजदूर संघ विरोध में आ जाएगा, इसलिए नगद मजदूरी में तो कटौती करना संभव नहीं है। दूसरा उन्होंने ये मांग में कमी, मांग की उन्होंने बताई आलोचना की कि जो इन सिद्धांत में मानना था कि अपन अर्थव्यवस्था में समन्वय करने के लिए कि जैसे अपन मजदूरी को घटा देना चाहिए, मजदूरी को घटाओगे ठीक है, एक तरफ से आप ठीक है जिनको आप मजदूरी घटाओगे आप कम मजदूरी पर ज़्यादा लोगों को लगा दो, लेकिन मजदूरी घटाने का मतलब ये भी है कि जो जिन व्यक्तियों की मजदूरी वो एक दूसरे तरीके से उनकी आय होती है, वो आय कम हो जाएगी तो वो मांग कम करेंगे, और मांग करेंगे तो उत्पादन ज़्यादा होगा तो वो बिकेगा नहीं और उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यानी लचीली मजदूरी दर का जो सुझाव दिया था उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि इससे रोजगार में वृद्धि नहीं होगी बल्कि इससे क्या होगी, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि कम मजदूरी पर आप ज़्यादा लोगों को लगाओगे उत्पादन ज़्यादा होगा, लेकिन कम मजदूरी लोगों की आय में कमी कर देगी, जो उत्पादन कम खरीद पाएगी, इससे क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा और मांग कम होने से बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा इसके ऊपर आरोप लगाया गया कि वास्तविक शेष प्रभाव को ध्यान नहीं दे रखा। वास्तविक शेष प्रभाव जो पिगुन दिया था, जिसे अपन क्लासिकल विचार पिगू और हेबलर के द्वारा पिगू प्रभाव या वास्तविक शेष प्रभाव का बारे में बात करें अपन, तो उन्होंने कहा कि नगद उद्देश्य से मांग में क्या हो जाएगी, नगद राशि की मांग में वृद्धि होगी, आर कम हो जाएगी, आर का मतलब ब्याज दर कम होगी, ब्याज दर की कम होने का मतलब कि ज़्यादा रोज निवेश होगा, ज़्यादा निवेश का मतलब रोजगार में वृद्धि होगी। उनके अनुसार गिरती हुई W/P में से मौद्रिक परिसंपत्तियों होगी, इससे बचत की मात्रा में लगातार कमी होगी और कुल मांग में वृद्धि होगी। इसके परिणाम स्वरूप अंत में पूर्ण रोजगार संतुलन निश्चित हो जाएगा। अर्थात अपन और सिंपल भाषा में समझें तो पिगू ने कहा कि जब कीमतें कम होती है तो अपने पास जो वैल्यू, जो भी चीज़ होती है, वस्तु होती है, कोई भी संपत्ति होती है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि मूल्य किसी वस्तु का मूल्य में और कीमत में विपरीत संबंध होता है। जैसे रुपये का भी कीमतें बढ़ने पर रुपये की वैल्यू कम होती है और कीमतें घटने पर बढ़ती है, तो उस वैल्यू बढ़ने से क्या होगा कि लोग, वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी तो लोगों को ऐसा लगेगा अपन धनवान हो गए हैं, तो वो ज़्यादा खर्च करेंगे, अपने पास कम रखेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन कहा कि ऐसा नहीं है। केन्स ने इन्होंने इनके अनुयायी ने कहा ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आप
ऐसे कीमतें घटाओगे, ऐसे अर्थव्यवस्था में अगर निराशा की भावना है तो लोगों में एक ये निराश की स्थिति में आशंकाएं पैदा होगी। भाई उपभोक्ता पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, वो सोचेगा आगे और कीमतें गिरेगी, और निवेशक भी सोचेगा कि जो निराशावादी माहौल है कि अगर आगे और कीमतें गिरेगी तो लाभ कम हो सकता। तो इस स्थिति में वो खर्च करने की योजना को क्या कर देंगे, त्याग देंगे, और तो मांग बढ़ेगी नहीं, और इसका क्या हो जाएगा, विपरीत प्रभाव पड़ जाएगा। अगला अगर इसको आलोचना देखें तो इसके वो है ब्याज दर प्रभाव में, यानी केन्ज के अनुसार सर्वप्रथम आर में कमी, तरलता, अधिमान फलन की ब्याज लचक पर निर्भर करता है। यानी अगर ब्याज दर में आप कमी करते हो या ज़्यादा करते हो तो ये निर्भर करता है कि अपन जो बचत कर रहे हैं वो ब्याज पर कितनी निर्भर करती है। अगर ब्याज की लचक ज़्यादा है तो थोड़ी सी ब्याज दर में कमी होने पर बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। इस प्रकार निवेश फलन की भी बात करें, अगर वो उसमें लचक ज़्यादा है, ब्याज दर के प्रति संवेदनशील ज़्यादा है, तो थोड़ी सी ब्याज में कमी होने पर निवेश में बहुत अधिक वृद्धि हो जाएगी। अगर मान लो इनमें लचकता कम हो, यानी लचकता कम होने का मतलब है कि अगर ब्याज दर कमी हुई तो अगर मान लो निवेश पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है या बचत पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, तो इसमें संतुलन या इनमें आपस में संतुलन लाना संभव नहीं या बहुत ही मुश्किल है। यानी ब्याज की कम लचक पर निष्क्रिय नगद राशियों में वृद्धि के कारण आर में बहुत कमी होगी। और दूसरा, यदि निवेश मांग फलन की अपेक्षा अधिक ब्याज लचक न हो तो ब्याज दर में कमी से इसकी मात्रा में अधिक वृद्धि हो सकेगी। पांचों, उन्होंने कहा कि गलत आर्थिक नीतियों में यह माना कि ये जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो मौद्रिक नीतियों में विश्वास नहीं करते, यानी वो मजदूरी बढ़ाने में या कीमत बढ़ाने में, इन किसी भी बातों से वो डरते थे। वो चाहते थे कि मुद्रा की पूर्ति जैसे बढ़ने की, कि मुद्रा की पूर्ति भी बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि मुद्रा पूर्ति बढ़ गई तो मांग बढ़ गई तो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति गिर उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन जो अपन बात करें यहाँ पे केन्ज और उनके अनुसार, कि उनके अनुसार केन्ज के अनुसार वह लचीली मौद्रिक नीति इतनी अधिक अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा कर देती है जिससे शायद सारी आर्थिक नीतियाँ बेकार हो जाए। यानी क्लासिकल अर्थशास्त्र में यह डर था कि मुद्रा की अधिक मात्रा से मुद्रास्फीति पैदा हो जाएगी, और केन्ज ने यह तर्क दिया कि अधिक वास्तविक नीति स्थिर नकद और मुद्रा की पूर्ति में धीरे धीरे वृद्धि करनी। यानी उन्होंने कहा कि मजदूरी दर घटानी नहीं चाहिए, लेकिन मुद्रा की पूर्ति में अगर धीरे धीरे वृद्धि करेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा रुपये पहुँचेंगे, ज़्यादा मांग करेंगे तो कीमतें भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो एक तरफ उद्यमियों को भी ऐसा दिखेगा कि भी उनके लाभ बढ़ रहे हैं, लाभ बढ़ने तो निवेश की ओर बढ़ेगा, रोजगार में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार उन्होंने ये इस नीति को अपनाने के बजाय उन्होंने ये समझा कि अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी तो देश में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाए। छठा, अगर बात करें अपन तो इस सिद्धांत में मुद्रा की सट्टा उद्देश्य मांग को पूरी तरह खारिज करते हैं। यानी क्लासिकल अर्थशास्त्र ने सिर्फ मुद्रा को केवल और केवल मांग का सौदा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को माना है। उन्होंने जैसे केन्ज ने बताया कि मुद्रा की मांग के लिए सौदा उद्देश्य के लिए, और मतलब सौदा उद्देश्य मतलब लेन देन उद्देश्य के लिए, दूसरा सतर्कता का उद्देश्य के लिए, और तीसरा है वो सट्टा उद्देश्य के लिए। सट्टा उद्देश्य मतलब है कि बाजार की अनिश्चितताओं का फायदा उठाने के लिए व्यक्ति शेयर मार्केट तथा अन्य जगह निवेश करता है, उसके लिए भी मुद्रा की मांग करता है। उन्होंने कहा कि हर विवेकशील व्यक्ति को निष्क्रिय नगद राशियों की बजाय आय देने वाली परिसंपत्तियों को अधिक अधिमान देना चाहिए। इसका कारण मुद्रा को सट्टा उद्देश्य जमा करने को अविवेकपूर्ण माना था। उन्होंने मुद्रा को केवल विनिमय के साधन के रूप में ही रखा था। केन्ज के अनुसार यदि ब्याज की दर न्यूनतम स्तर पर हो जाए तो नगद राशियों के लिए मांग पूर्णतः ब्याज सापेक्ष हो जाएगी, और जिसको अपन लिक्विडिटी ट्रैप या तरलता अधिमान के अंदर अपन कहते हैं तरलता जाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब ब्याज दर इतनी कम हो जाती है कि लोगों को लगता है कि अब और कम ब्याज दर नहीं होगी, तो सारा के सारा लोग अपने पास रुपए रख लेते हैं, तो उसको कहते हैं तरलता जाल की स्थिति। तो उन्होंने ये भी इसकी मांग केवल और केवल ज़्यादा में तो लेन देन को नहीं दिया था। और अगली अगर बात करें सातवीं बात, तो बचत निवेश संबंध ये कि क्लासिकल अर्थशास्त्र होती है वो निवेश में
बदल जाती है, जो भी बचत करते हैं वो निवेश में हो जाती है। और पूर्ण रोजगार की स्थिति में कुल आय कुल खर्च में समानता होती है, यानी कुल आय हो गई सी प्लस एस और कुल खर्च हो गए सी प्लस आई, यानी सी से सी गया तो एस इक्वल टू आई। केन्स के अनुसार समुदाय में बचत और निवेश के बारे में निर्णय करने वाले लोग बिल्कुल विभिन्न वर्ग होते हैं, और इन ये मानना बिल्कुल अर्थहीन है कि निवेश उसी दर पर किया जाएगा जिस दर पर बचत की जाती है और उनमें ब्याज दर के द्वारा लाई जाती है। यानी केन्स के अनुसार निवेश के निर्णय पूर्ण अनुमानित आय के स्तर और दर में परिवर्तनों द्वारा निश्चित होते हैं, और समृद्धि के समय में आर में वृद्धि से भी निवेश में कमी नहीं होती, यानी ब्याज दर वृद्धि होती है तो भी लोग ज़्यादा निवेश करते हैं। लेकिन मंदी की स्थिति में अपन देखते हैं कि ब्याज दर कम होने पर भी लोग निवेश नहीं करते हैं। यानी बचत के संबंध में भी ऊंचे आय स्तरों पर बचत के निर्णय ब्याज दर में परिवर्तन बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। यदि निवेश और बचत फलन ब्याज के कम सापेक्ष हैं तो भी क्या होगा कि इन दोनों का मिलन वहाँ होगा जहाँ ब्याज दर ऋणात्मक हो। अगला अगर इसमें देखें जो क्लास है वो वास्तविक क्षेत्र मौद्रिक क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर दिया, जबकि ये वास्तविक और मौद्रिक क्षेत्र आपस में क्या हुए जुड़े हुए हैं। ऐसा होने का कारण ये है कि इन्होंने जो ये मान्यता ली थी मुद्रा केवल विनिमय का साधन है, ये उत्पादन रोजगार स्तर पर प्रभाव नहीं डालते हैं। यानी मुद्रा की पूर्ति बढ़ाओ तो उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, न उत्पादन घटेगा न बढ़ेगा, सिर्फ कीमतों में वृद्धि होगी। और इसी इन मान्यता का कारण है ना इनको आर्थिक सिद्धांतों को दो बिल्कुल अलग अलग भागों में बांट दिया। केन्स ने बताया कि वास्तविक मौद्रिक क्षेत्रों के एकीकरण में ब्याज की दर है वो एक मूल कड़ी, यानी इनको दो जोड़ने वाली है ब्याज की दर है। इनकी उपेक्षा का कारण ही क्लासिकल द्विविभाजन पैदा हुआ है। इसके अलावा भी अन्य इसकी आलोचना की गई, जैसे इन्होंने कहा कि संतुलन केवल दीर्घकाल में संभव है, काल में हम सब मर जाएंगे, और तो इसलिए उन्होंने कहा कि संतुलन तो अल्प का रोजगार की स्थिति में भी संभव है, जैसे कि केन्स का सिद्धांत पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे। और इन्होंने जो अल्पकालीन समस्याओं के अध्ययन की अवहेलना की गई, जबकि केन्स ने कहा कि अल्पकालीन समस्या ही सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरा ये है कि ये जो संतुलन है वो सामान्य संतुलन विश्लेषण नहीं होके केवल आंशिक विश्लेषण है, और केवल तुलनात्मक ही अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो थैंक यू। ये अपन ने क्लासिकल सिद्धांत यहाँ पे अपन समाप्त करते हैं।